हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर ला की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, ला की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलिए ला की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज़ की ला की काउंसलिंग थी वो भी कंप्लीट होने वाली हैं और क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर आप ला के बारे में कुछ जाने रहेंगे, ला से अवेयर रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, एयू हो, एलयू हो, एनएलयू हो, हर जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में आज हम जानेंगे। और न सिर्फ जानेंगे, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार बीटेक को टफ समझता हूं, एक बार अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो मैं समझता हूं कि उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर कोई लॉ का स्टूडेंट कहता है कि सर लॉ टफ है, जो लॉ है वो टफ है, होता है कि लॉ को वो टफ क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बेटा लॉ है वो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। क्या? दैनिक जीवन में काम आता है। हम अपने रेगुलर लाइफ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज कैसे कर रहे हैं। सब लोग, चाहे वो लॉ को पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो अपने दैनिक जीवन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज करते हैं। अब कहेंगे सर कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? आपकी माता जी यूज करती हैं, आपके पिताजी यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, सब लोग। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे ही इन्फोर्सेबल होता है जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है। देखिए, कोई भी लॉ पढ़ने से पहले उसके बेसिक के बारे में और वो दैनिक जीवन में काम कैसे आता है और उसके एग्जाम्पल को जब हम समझ लेते हैं तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है उस लॉ को समझना। जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं कोई भी कानून पढ़ाने से पहले उसके कई सारे एग्जाम्पल्स दे देता हूं। जब वो एग्जाम्पल आप तक पहुंचते हैं, जो आप दैनिक जीवन में देखते हो, तो फिर आप उसे रिलेट कर पाते हो। और एक बात और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दिए तो फिर जो मैं पहले बताया और उससे जस्ट 5 मिनट बाद में बताया उसे आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और मैं लॉ को रिलेट करके पढ़ाता हूं, लिंक करके पढ़ाता हूं, जिससे एक टर्म दूसरे टर्म से जुड़ा रहे। मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम से कम 4 एक्ट से जुड़ा हुआ है। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 4-5 एक्ट से जुड़ा हुआ है। 4-5 एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज होता है। अब आप कहोगे सर कैसे यूज होता है, ये भी आगे हम देखते हैं। और एक बात और, कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो चलिए, आप अपनी लीगल रीजनिंग लगाइए। आपने तो डीयू और एयू का एग्जाम भी दिया है, तो उसमें लीगल रीजनिंग आई है, तो चलिए लीगल रीजनिंग लगाइए आप। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बहुत बड़े साहूकार थे, उनका एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। पंडित जी बता रहे थे कि जिस लड़की से वो 7 फेरे लेगा उसी दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। मतलब जिस दिन उनके लड़के का ब्याह होगा, वो 7 फेरे लेगा, उसी दिन उनके लड़के की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मतलब उनका लड़का मर जाएगा। भाई साहूकार समाज में काफी ज्यादा हैसियत वाले थे, पावरफुल इंसान थे। लड़के की शादी नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा समाज में थू थू हो रहा था कि भाई साहूकार के लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने नौकर के लड़के को बुलाया, जिनके ऊपर काफी कर्जा था। मतलब साहूकार जी ने उन्हें काफी पैसा देकर रखा था। तो उनके लड़के से कहा कि अगर तुम मेरे बेटे की जगह लड़की से शादी कर लियो, 7 फेरे ले लिए, और बाद में वो लड़की किसकी हो जाएगी? मेरे बेटे की हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे जो बाप ने पैसा लिया उसको माफ कर दूंगा। नौकर के लड़के ने मान लिया, भाई साहूकार जी कह रहे हैं कि वो मेरे पापा का सब पैसा माफ कर देंगे, तो सिर्फ मुझे 7 फेरे ही तो लेना है, मैं ले लेता हूं। अब देखिए, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले रहा है। अब क्या किया कि उस नौकर के लड़के ने शादी कर ली, 7 फेरे ले लिया, लड़की घर आ गई। अब पहुंचा वो साहूकार के पास
कि मालिक पैसे दे दीजिए। मालिक ने कहा हम पैसे नहीं देंगे। अब क्या वो लड़का जो है कोर्ट में जाकर अपनी इस बात को इन्फोर्स करा सकता है? आप कमेंट में हाँ और ना में जवाब देंगे। क्या जो नौकर का लड़का है वो साहूकार से जो उसने संविदा किया, क्या उसको वो इन्फोर्स करा सकता है कोर्ट में? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? बताइए स्टूडेंट्स। बिल्कुल नहीं, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसा मैंने कहा डेली लाइफ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं, तो उसका भी एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, जैसा कि आप जहां भी रहते होंगे वहां सब्जी बेचने वाला आता होगा। अब जब वो सब्जी बेचने वाला आपके मोहल्ले में आता है तो क्या कहता है? 10 रुपए किलो आलू, 15 रुपए किलो बैगन, 20 रुपए किलो टमाटर। टमाटर तो इस समय काफी ज्यादा महंगा है, अब सस्ता हो गया। तो वो ऐसे बोलता हुआ आता है। वो क्या करता है? इनविटेशन ऑफर देता है। क्या देता है? इनविटेशन ऑफर देता है। अब समझिए कि आपकी मदर छत पे खड़ी है। उन्होंने क्या किया? भैया रुको रुको, 10 रुपए किलो क्या दिया? आलू, हम लेंगे। उन्होंने उसके ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? उन्होंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो नीचे गए। जैसे ऑफर एक्सेप्ट हुआ, क्या बना? प्रॉमिस। क्या बना? जैसे ऑफर आपका एक्सेप्ट हुआ, क्या बना? प्रॉमिस। अब एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रॉमिस कंसीडरेशन कब बनता है। जो प्रॉमिस होता है वो कंसीडरेशन कब बनता है? तो बेटा कंसीडरेशन जो होता है वो कॉस्ट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पर डिपेंड करता है। मतलब कंसीडरेशन सी से और कॉस्ट सी से। समथिंग फॉर समथिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट में आप एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहे हैं, मतलब उस सब्जी वाले ने आपके मम्मी को 1 किलो आलू दिया और आपकी मम्मी ने जैसे उसे 10 रुपए दिए, वो वहां पर क्या बन गया? कंसीडरेशन बन गया। जो कंसीडरेशन होता है वो किस पे काम करता है? ये लिख लीजिए, क्विड प्रो क्यो। किस पे? क्विड प्रो क्यो। किस पे? क्विड प्रो क्यो पे काम करता है। मतलब समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग। मान लीजिए कि अगर आपकी मम्मी 10 रुपए न देती तो क्या वो आलू देता? बिल्कुल नहीं देता। और जैसे उसने आलू दिया, आपकी मम्मी ने 10 रुपए दिए, एक वस्तु लेने के बजाय दूसरी वस्तु दे दी, तो समथिंग फॉर समथिंग हो गया, क्विड प्रो क्यो हो गया, कंसीडरेशन कंप्लीट हो गया। और जैसे कंसीडरेशन कंप्लीट हुआ, वहां पे एग्रीमेंट बन गया। और यह एग्रीमेंट अगर लीगली है, सारी चीज फॉलो की गई है उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे दो बड़ी कंपनियां, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि बिग बाजार को रिलायंस ने खरीद लिया था। रिलायंस ने उसके सारे सामान को खरीद लिया और बोला कि हम इनको मंथली पैसे देते रहेंगे। अब वो 1 महीने का पैसा नहीं देते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिग बाजार कोर्ट में जा सकती है। तो जैसे बिग बाजार कोर्ट में जा सकती है, वैसे अगर आपकी मम्मी ने सब्जी ले लिया और पैसे नहीं दिए, तो क्या सब्जी वाला भी कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। चाहे वो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो बिग कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों इक्वली इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता। बस इसमें अमाउंट कम है तो 10 रुपए के लिए कोर्ट कहां जाएगा, वरना वो भी उसी तरीके से कोर्ट जा सकता है जैसे बिग बाजार कोर्ट जा सकता है। जैसे बिग बाजार रिलायंस के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, वो सब्जी वाला आपकी मम्मी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, लेकिन अमाउंट कम है तो वो जाता नहीं। तो यहां पर आप एक चीज समझे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जैसे बिग डील के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वैसे स्मॉल डील के लिए भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब आप समझ गए कि डेली लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। देखिए, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं लॉ के साथ। आप लॉ के साथ जुड़िए। लॉ की जब किताबों को खोलिए तब उसमें अपना जीवन में कैसे उसका यूज होता है, जीवन में कैसे उसकी उपयोगिता होती है, ये देखिए। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट को, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने भाग निकले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर हट गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कौन कौन एक्ट निकले। सबसे पहले जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब ये शुरू में बना था तो इसमें कितने चैप्टर थे? 10 चैप्टर। कितने चैप्टर थे बेटा? 10 चैप्टर। और ये किस दिन लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 सितंबर को। किस दिन लागू हुआ? 1 सितंबर को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 10 चैप्टर 1 सितंबर को लागू हुआ। मतलब इसका बर्थडे कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। 16-17 दिन पहले इसका बर्थडे था। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर इसमें तो प्रेजेंट टाइम में 8 या 9 चैप्टर हैं, और आप बोल रहे हैं कि सर इसमें 10 चैप्टर थे। जी बेटा, इसमें 10 चैप्टर थे, लेकिन इसका जो 7 चैप्टर है, इसका जो 7 चैप्टर है, ये 1930 में रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसके जगह कौन सा आ गया? सेल्स एंड गुड्स एक्ट। सेल्स एंड गुड्स एक्ट। गुड क्या होता है? गुड्स क्या होता है? जैसे आप अपना फोन चलाते हैं, आपका फोन आपके लिए एसेट है, आपका फोन आपके लिए एसेट है, लेकिन जो व्यक्ति फोन का शोरूम खोलकर बैठा है, उसके लिए जो ये फोन है वो क्या है? गुड्स है। तो सेल्स एंड गुड्स एक्ट चैप्टर 7 से निकला। तो 1930 में एक एक्ट बना, इससे निकलकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो क्या बना? सेल्स एंड गुड्स एक्ट। फिर 1930 में एक और एक्ट निकला इससे। 1932 में एक और एक्ट निकला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट का यूज कहां होता है? इंडियन पार्टनरशिप में एक्ट कहां यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट का? मान लीजिए कि आप किसी फोन के शोरूम पर गए, बोले कि सर मुझे एक फोन दिखाइए। क्या हुआ? आपने ऑफर दिया, उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है, फोन दिखाया, मुझे फोन लेना है, आपने बोल दिया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया उसमें। अब बोला कि आप क्या करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे, पैसे देंगे, वो आपको फोन देगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा कि अगर ये इस फोन में 6 महीने में कोई अगर खराबी हुई तो आप मेरे पास लेकर आएंगे। क्या हुआ कि आप वो सारे दौर से गुजरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉलो होता है। ऐसे पार्टनरशिप है कि जब 2-3 लोग मिलकर एक फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड करते हैं, उसमें भी सारी चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही फॉलो होता है। अब क्लास हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि और कितने एक्ट हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो देखे जाते हैं। देखिए क्लास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ सेमेस्टर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो अलग की बात है। लेकिन आप जे की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि आप बहुत बड़े लॉयर बने, एडवोकेट बने, और आप कंपनीज के लीगल एडवाइजर बने, आप कॉर्पोरेट की दुनिया के सबसे बड़े एडवोकेट बने, तो उसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस एक्ट से लिंक है। स्टूडेंट्स, जब हम एक्ट से एक्ट को लिंक करना सीख जाते हैं, तब हम जो हमारे एक्ट हैं, लॉज हैं, उसका इंपॉर्टेंस सीख जाते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमने क्या सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एक्सप्रेसली ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है। जब यहाँ ऑफर और बात कर रहे हैं हम एक्सेप्टेंस की, तो हम एक्सप्रेसली और इंप्लाइड ऑफर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्लास कि सब्जी वाला आया
और वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है। तो उसने क्या किया, एक्सप्रेसली अपनी बात को बताया, एक्सप्रेसली ऑफर दिया। लेकिन वहीं पर आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस आके रुकी, आप चढ़े बस पे, सीट पे बैठ के आप उतरने वाले हैं, उससे पहले कंडक्टर ने बोला कि सर 50 रुपए दीजिए आपका टिकट। आप कहेंगे कि सर हमने तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, हमने तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, हमने तो आपको कोई ऑफर दिया ही नहीं, तो आप हमें एक्सेप्टेंस हमारी कहां कर रहे हैं। बेटा कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं। आप जैसे उस बस में पैर रखे, आपने क्या किया, उस बस के ऑफर को एक्सेप्ट किया और वहीं पर आपका प्रॉमिस हुआ और जैसे आपका टिकट कटा वहीं पे कंसिडरेशन हो गया। और अगर कंसिडरेशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, अगर वो चीजें सारी लीगल हैं तो क्या होगी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगी। आप से मान लीजिए किसी 16 साल के बच्चे ने बिना बताए क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या वो इलीगल है, इलीगल है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, डैमेजेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कंपनसेशन कितना देना होता है, सारी चीजें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जानोगे। लेकिन जब तक आप इसका बेसिक क्लियर करते नहीं चलोगे कि हमारी डेली लाइफ में यूज कैसे है, हम डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करेंगे, तब तक आप अपनी आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, आप केस स्टडी को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे और आप लॉ को समझ नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन किन एक्ट से लिंक है और किन किन एक्ट में इसके प्रिंसिपल पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, सेक्शन 1 और 2, और चैप्टर 2 से लेकर 6 तक सेक्शन 3 to 75, ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल है। क्या है, जनरल प्रिंसिपल। फिर आपके चैप्टर 8 और 9 में बेलमेंट है, प्लेज है, गारंटी है, टेस्ट है। चैप्टर 7 आपका हट गया, रिपील कर गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये क्या है, आपके चैप्टर्स हैं। सारे जनरल प्रिंसिपल बताए गए हैं कि ये प्रिंसिपल लिए जाते हैं और ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब होता है, कंपनसेशन कितना मिलेगा, ये सारी चीजें जनरल प्रिंसिपल में बताई गई हैं। ये आपका सेक्शन 1 और 2 है कि अप्लाई कहाँ होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, होल इंडिया पे अप्लाई होता है, कब लागू हुआ, ये सारी चीजें सेक्शन 1 और 2 में बताई गई। अब हम आपसे क्या कह रहे थे कि इसके प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ दिखे हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल हैं वो टीपीए में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, फिर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर आपका इंडियन ईजमेंट एक्ट, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इतने जो एक्ट हैं उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल हैं वो देखे जाते हैं।
स्टूडेंट्स, आज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक चीज़ों को जाना कि 1872 में बना। कितने चैप्टर हैं? टोटल 10 चैप्टर थे, अब 9 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर रिपील होके सेल्स एंड गुड्स एक्ट बना जो कि 1930 में लागू हुआ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इससे कटा जो कि 1932 में लागू हुआ। टीपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल देखे गए हैं। 1 सितंबर को ये लागू हुआ। सेक्शन 3275 इसमें जनरल प्रिंसिपल है। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस जब हो जाता है तो कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन जब ही बनता है जब समथिंग फॉर समथिंग, मतलब आपको अगर ये मार्कर मैं दे रहा हूं तो आप मार्कर के बदले मुझे पैसा दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर ये एग्रीमेंट बनता है, अगर ये लीगली है, सारी चीजें फुलफिल करता है लॉ को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लास, आज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो लिया और बताया कि आपकी डेली लाइफ में ये यूज कैसे किया जा सकता है। अब आप बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आपको पढ़ाना चाहिए, या फिर जो बुक में दिया है सिर्फ थ्योरी की भाषा में आपको ला पढ़ाना चाहिए। आप ला ऐसे पढ़ेंगे मेरी तरीके से जो मैं बच्चों को पढ़ाता आता हूं, ऐसे एग्जाम्पल देख के, ऐसे फनी वे में, या फिर आप जितनी चीजें बुक में लिखी हैं ऐसे लागू पढ़ेंगे। आप डिसाइड करिए कि आपका लेक्चर 40 मिनट या 1 घंटे का होना चाहिए, आपका लेक्चर 20 मिनट या 30 मिनट का होना चाहिए। इसलिए आज ये मैं वीडियो डाल रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो वीडियो है ये वीडियो कैसा है और ये वीडियो आगे आने चाहिए या नहीं आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। और स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ 1 आवर होगी या 14 मिनट्स होगी या 30 मिनट होगी, आप डिसाइड करोगे। और आप एक बात और डिसाइड करोगे कि जो मेरी वीडियोस हैं वो मैं ऐसे पढ़ाऊं या फिर एग्जैक्ट जो बुक में दिया हुआ है, कोई रेगुलर एग्जांपल ना यूज करके सारी चीजें बुक की और जो आपको बेयर एक्ट में बताया गया है बेयर एक्ट की भाषा बताऊं। तो अगर ये सारी चीजें आपको बतानी है तो मुझे मैसेज करके, फोन करके, कमेंट बॉक्स में सारी चीजें मुझे क्लियर करते चलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।